नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा वीडियो नंबर 2 है दोस्तों। क्लास 10th जो साइंस है उसका वीडियो नंबर 2। आज हम इसके पेज नंबर 3 से 3, 4, 5 इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। थंबनेल में जो है वीडियो नंबर 2 और कोष्टक में 3 से 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों 3, 4 और 5 पेज नंबर का अध्ययन जो है हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस चैनल की टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। हम आपको जल्दी एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें आप आपकी जो भी कोई भी समस्या है उसका भी समाधान जल्द से जल्द पा सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसका फ़ोटो खींच के उसकी प्रॉब्लम का लिख के कागज़ में उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, उससे हम आपको जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अब तीसरे पेज नंबर पे हमारा टॉपिक आता है मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य ह्यूमन हेल्थ के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आगे आ रहा है पीने योग्य पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव। तो दोस्तों, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। पीने योग्य पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। ठीक है दोस्तों, हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का इस तरह दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से आता है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे उपयोग का जल जो है जल नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से आता है। हम जल के उपयोग के साथ उसे प्रदूषित भी करते हैं। इस तरह हम द्विधारी तलवार से अपने जीवनदाता पर वार कर रहे हैं। जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल कितना अमूल्य है हमारे लिए, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और कि जैसे किताब में भी लिखा हुआ है, यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल का उपयोग पीने, भोजन बनाने, नहाने व बर्तन व कपड़े धोने, कृषि व उद्योगों में भी किया जाता है। जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस बर्फ के रूप में पाया जाता है ठोस अवस्था में, और तरल यानी जल के रूप में पाया जाता है, और गैस यानी जलवाष्प के रूप में एक साथ प्राकृतिक तौर पर मौजूद हैं। जो जल हमें मिलता है उसमें कई तरह के सूक्ष्म कण एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। उनमें कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ हमें नुकसान भी करते हैं। अब ठीक है दोस्तों, तो जल में बहुत से सूक्ष्म कण होते हैं। ये इस चैप्टर से दोस्तों आपको बता दूं मैं कि चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और पीने योग्य जो जल है, पीने योग्य जल है दोस्तों, उसके गुण निम्न होने चाहिए। पीने योग्य जल के गुण देखते हैं हम। जल आँखों में सूक्ष्म कण वनस्पति नहीं हो। अगर किसी जल में हमें आँखों से कोई कण दिखेगा तो हम क्या उसको पिएंगे? उसको हम नहीं पिएंगे। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो। जल का पीएच संतुलित हो। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो तो वह जल हमारे लिए पीने योग्य होता है। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। जल इसी काम में शरीर की मदद करता है। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जो है जल के द्वारा संपादित होती है। इसलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देता है कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जल जो है हमारे पाचन क्रिया में एवं समस्त जो भी अन्य उपापचयी क्रिया है उनमें हमारा सहयोग करता है। और कम से कम हमें 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर की उपापचय सही तरीके से काम करता है। प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जो जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे क्या है हमारे शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकलते रहे, जिससे शरीर रोगमुक्त रहता है।
शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती ऊर्जा बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता है। पानी से शरीर में रेसो फाइबर की मात्रा पर्याप्त मात्रा कायम रहती है और जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से होने वाला खतरा कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर किसी प्रकार की एलर्जी की आशंका कम हो जाती है। फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा आदि बीमारियों भी नहीं होती है। नियमित एवं भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टला रहता है। तो दोस्तों, पानी की कमी से अगर हम पानी की कमी रखेंगे तो इतने सारे रोगों का संक्रमण हमें हो सकता है। और अगर हम पानी 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिएंगे तो हमारे शरीर में इतने सारे रोगों की होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखा हमने साफ पानी पीने के फायदे। अब देखते हैं हम दूषित जल के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। यदि पीने का पानी दूषित है तो कई बीमारियां चपेट में ले सकती है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोगकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जो कि पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कोई गंदा पानी है, वो पानी में कोई कीटाणु है, वो हमने पी लिया तो पानी के माध्यम से हमारे शरीर में वो प्रवेश करेगी, जिनमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख हैं। इनकी वजह से हैजा पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से किसी भी को भी शिकार बना सकती है। तो दोस्तों, आप नोट्सों में लिखेंगे कि गंदे पानी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो उसमें लिखेंगे हैजा पेचिस। गंदे पानी से कई प्रकार के संक्रामक बीमारियां फैलती है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। बाला नारू रोग एक राजस्थान में गंभीर समस्या थी। इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। तो दोस्तों, ये याद रखना है आपको। बाला नारू रोग जो है राजस्थान की गंभीर समस्या है। इसका रोगजनक का नाम क्या है? ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस नामक कृमि है। ठीक है दोस्तों, इसके मादा कृमि अंडे सदैव परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे संदूषित जल के उपयोग से ये रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। अब दोस्तों क्या है, जैसे दूषित पानी पीने से ये रोग फैल जाता है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इसके रोग के पुनरुद्भव को रोकने एवं जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर, फिर ठंडा कर पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना व कपड़े धोना मना हो एवं समय समय पर इनकी साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जल है तो स्वस्थ कल है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे मोटापा यानी ओबेसिटी। मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे। मोटापा वो स्थिति है दोस्तों कि अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे। तो ऐसी जो वसा है वो हमारे शरीर को मोटा कर देती है और इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। ये संभावित आयु को घटा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो मोटापा की वजह से है मनुष्य की जो है आयु भी कम हो जाती है। शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI मानव भार और लंबाई का अनुपात होता है। तो दोस्तों, बहुत सी बार पूछ लिया जाए कि शरीर भार सूचकांक क्या होता है, तो शरीर भार सूचकांक होता है मानव भार व लंबाई का अनुपात। जब ये 25 किग्रा पर मीटर स्क्वायर के बीच में 25 किग्रा पर मीटर स्क्वायर के बीच में हो तो मोटापा पूर्व स्थिति, और जब ये 30 किग्रा पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा होता है। तो 25 से 30 के बीच में तो होना चाहिए ये, और 30 से अधिक होगा तो आदमी को मोटापा का शिकार माना जाएगा।
तो ये देखिए दोस्तों, चित्र भी आप देख सकते हैं। चित्र 1.2 मोटापा। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर मोटापे के कारण हो सकते हैं। इनमें से प्रमुख है मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन का कारण होता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड। अब मोटापे के कारण, तो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे मोटापे के कारण क्या होते हैं। तो अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड, कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम, स्थिर जीवन यापन और शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से नहीं होने पर शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है। और 2 अल्पक्रियता, हाइपोथायराइडिज्म आदि, ये है मोटापे के कारण है दोस्तों। इन्हें भी आप नोट्स में बना के रख लीजिए कि मोटापे के कारण क्या है। तो इसमें लिखेंगे हम अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड, कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर शरीर में चर्बी जमा होने लग जाती है, जिससे मोटापा शरीर को जकड़ लेता है। अगला टॉपिक है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनियाँ वो नलिकाएं हैं जो हमारे हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। ठीक है, तो रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों पर दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? वाहिनियों द्वारा रक्तवाहिनियों पर लगाए गए दाब को रक्तचाप कहेंगे। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक, डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे 120/80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। सिस्टोलिक का अर्थ होता है दोस्तों, सिस्टोलिक का अर्थ होता है धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियों को संकुचित होकर धमनियों के रक्त को पंप करती है। अब सिस्टोलिक का अर्थ धमनियाँ होती है। धमनियाँ वो नलिकाएं होती है जो हृदय से विभिन्न ऊतकों या अंगों तक रक्त को लेके जाती है। तो ठीक है, सिस्टोलिक का अर्थ धमनियों के दाब को दर्शाती है। और डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों के उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। तो डायस्टोलिक धमनियों के उस दाब को दर्शाती है जब हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। तो दोस्तों समझ में आया आपको? सिस्टोलिक का अर्थ है कि हृदय की मांसपेशियां, दोबारा दिखाते हैं आपको। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या उस धमनियों के दाब को दर्शाती है जो हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों के रक्त को पंप करती है। डायस्टोलिक रक्तचाप नीचे वाली संख्या धमनियों के उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद ठीक है दोस्तों, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको समझ में आया। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है, तथा डायस्टोलिक रक्तचाप पारा 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। इंग्लिश में उसे स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं, रक्तचाप मापी को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। रक्तचाप मापी जो है, रक्तचाप को जो मापने का यंत्र है उसे रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट नोट ये है दोस्तों, रक्तचाप जो मापी है उसकी पहली बार रक्तचाप जो है वो घोड़ों में मापा गया, तथा किसने मापा? स्टीफन हेल्स ने 1733 में। और 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। रक्तचाप मापी का जो है चित्र है वो वैसे आप सभी ने देख रखा होगा डॉक्टर के पास, स्पाइग्नोमेनोमीटर का। अब अगला टॉपिक है निम्न रक्तचाप
एवं उच्च रक्तचाप। तो पहले हम निम्न रक्तचाप को देखते हैं। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई दें। जब रक्त प्रवाह काफ़ी कम हो तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप यानी रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो, रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो, उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब निम्न रक्तचाप होगा तो मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन, रक्त ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा? ऑक्सीजन, पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे यह अंग सामान्य रूप में काम नहीं कर पाते हैं, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, रक्त नहीं पहुंचेगा। निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होगा। अब रक्त का प्रवाह कम होगा तो रक्त नहीं पहुंचेगा, अब रक्त नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, तो ये स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब अगला है उच्च रक्तचाप। धमनियों में अधिक दाब के कारण यह है। अब धमनियों में अधिक दाब पड़ेगा, अधिक दाब उच्च रक्तचाप जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? जब धमनियों में अधिक दबाव पड़ेगा, तो अधिक दबाव की स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। यह अब उच्च रक्तचाप के कारण चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, अब उच्च रक्तचाप के कारण जो है देखो, अधिक भोजन खाने से, मैदा से बने पदार्थ खाने से, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट आदि शराब के सेवन से, श्रमहीन जीवन के व्यापन करने से, व्यायाम के अभाव से हो सकता है। उच्च रक्तचाप का समय पर निदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताज़े फल, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताज़े फल, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। उनसे क्या है, रक्तचाप बढ़ता है। भोजन में कैल्शियम यानी कि दूध, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। रेशा युक्त पदार्थ खूब खाएं एवं संतृप्त वसा, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट तक पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है। योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नोट्स ये बनाने हैं कि उच्च रक्तचाप बढ़ने के कारण क्या क्या हैं और इनका निदान कैसे संभव है। जैसे व्यायाम करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से आप इनके 2-2 लाइन वाले नोट्स बनाइए। अब अगला टॉपिक है हमारे नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस। आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं। प्रत्येक नशीला पदार्थ मानव शरीर पर कुप्रभाव डालता है तथा उसे स्थायी रूप से रोगी बना देता है। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ व उनके कुप्रभावों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। तो कुछ नशीले पदार्थों का यहाँ पर हम वर्णन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है गुटखा। तो जो है गुटखा जो है सुपारी के टुकड़ों, कत्तर, चूना, संश्लेषित धातुओं के वर्क आदि का मिश्रण गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में कुछ तंबाकू भी डाला जाता है। पाउच संस्कृति की वजह से पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, तो ऐसा किस रोग के कारण होता है? तो आपको लिखना है फाइब्रोसिस रोग, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसर जन्य होने की संभावना होती है। अगला है तंबाकू। तंबाकू पादक निकोटिएना टोबैकम फूल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने लायक बात है, निकोटिएना टोबैकम फूल
सोलानेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांतों से मसूड़े पर मलने में करते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले, फेफड़े आदि कैंसर होने की संभावना। हानि, सबसे बड़ी हानि इसकी कैंसर होने की संभावना। अगला है तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। गर्भवती महिलाएं जब तंबाकू का सेवन करेगी तो भ्रूण विकास की गति जो है कम पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है, कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। बीड़ी, सिगरेट आदि के दुष्प्रभावों का सेवन करने वाले के साथ पास बैठने वाले पर भी पड़ता है, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों तक भी पहुंचता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष 60 लाख से अधिक लोग तंबाकू के उपयोग के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से तथा 10 लाख अप्रत्यक्ष सेवन से होती है। अब अगला है एल्कोहल, मदिरा, जिसे हिंदी में मदिरा कहा जाता है। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे के कारण एक ही है, एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, मदिरा में कौन सा एल्कोहल पाया जाता है, तो एथेनॉल, उसका सूत्र होता है C2, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न होता है। मदिरा सेवन प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव। मदिरा पान से एल्कोहल युक्त एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, और विषैला पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में सामंजस्य नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण होती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। एल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अब अगला टॉपिक है हमारे अफीम। अफीम जो है ओपियम, अफीम पादप पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इसमें मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन प्रमुख हैं। मार्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। इस कारण इसकी खेती की जाती है। शांति एवं आनंद के अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का प्रयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी। तो दोस्तों ये है हमारे 3, 4, 5 की PDF, 3, 4 और 5 पेज नंबर की PDF है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके जो है टेस्ट सीरीज के लिए जल्दी ही हम एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और पर्सनली आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर साइंस के अलावा इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी या फिर कोई भी और सब्जेक्ट में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप चैनल के
माध्यम से भी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो दोस्त हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें।